नमस्ते भैया बहनों। कक्षा 9वीं की हिंदी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। भैया बहनों, कल हम लोग केदारनाथ अग्रवाल जी का परिचय देखे थे। आज हम लोग उनकी रचना को देखेंगे। चंद्रनगर से लौटती बेर, चंद्रगाना से लौटती बेर। भैया बहनों, यह कविता जो है, इसमें कवि का प्रकृति के प्रति गहन अनुराग अर्थात प्रेम व्यक्त हुआ है। कवि जी चंद्रगहना नामक स्थान से लौट रहे हैं और एक खेत के मेड़ पर चुपचाप अकेले बैठे हैं और खेत के दृश्य को निहार रहे हैं। खेतों में लगे फसल और आसपास ताल तलैया आदि को निहार रहे हैं और देख रहे हैं। और वह जो है कि खेत खलिहान के प्रति जो उनका लगाव है, उनके किसान मन में खेत खलिहान के प्रति जो लगाव है, उस लगाव के कारण वह जो है कि खेत खलिहान के प्राकृतिक परिवेश की तरफ सदा ही आकर्षित हो रहे हैं। इस कविता में कवि सृजनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति की है, जो साधारण चीजों में भी असाधारण सौंदर्य को देखते हैं और उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच भी अपनी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहते हैं। यहाँ पर प्रकृति और संस्कृति की जो एकता है, वही कवि व्यक्त की है। कहता है, चंद्रगहना से लौटती बेर, अर्थात जब वे चंद्रगहना से लौट रहे हैं उस समय, जब वह चंद्रगहना से लौट रहे थे उस समय क्या हुआ था, या चंद्रगहना से लौटती बारी। देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं मेरे पर इस खेत की बैठा अकेला। कवि कहता है कि मैं चंद्रगहना को देख लिया। अब वहां जब कवि लौट रहे हैं तो कहते हैं कि देखता हूँ दृश्य अब मैं मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। अब इस खेत के मेड़ पर आड़ पर बैठ के अकेला मैं इस दृश्य को देख रहा हूँ, इस खेत के दृश्य को निहार रहा हूँ। एक बित्ते के बराबर यह ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। कहते हैं कि यह जो ठिगना भर का चना है, भैया बहनों, चना का पौधा जो होता है कि वो छोटा होता है। चना, मसूर, ये सब छोटे छोटे पौधे होते हैं, इसलिए उसको यह जो है कि ठिगना कहते हैं। कहते हैं कि ये छोटा सा जो पौधा, चना का पौधा है, उसके शीश पर जो फूल लगे हुए हैं, उसमें जो फूल लगे हुए हैं, तो वह मानो कि उसके शीश पर मुरेठा हो, अर्थात वे चना जो है कि फूल रूपी मुरेठा को धारण किए हुआ है, पहने हुआ है और सज धज कर वे खड़ा है। अर्थात चना, छोटा सा चना का पौधा, उसमें फूल लगा हुआ है और वे सामने खड़ा दिखाई दे रहा है। कहता पास ही हिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली, देह की पतली, कमर है लचीली, नीले फूल फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है, जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। और कहता है कि पास में ही मिलकर उगी है, और उस चना के पास ही मिलकर, यानी चना की खेत में ही अलसी भी है, तीसी भी है, और वह भी उगी हुई है। उस तीसी की जो है कि वह पतली कमल है, उसकी जो कमर है काफी पतली है
और वह काफ़ी हठीली है और लचीली भी है। लचीली है कि जब हवा की जो है कि झोंका जब उससे स्पर्श करती है तो वह क्या होता है कि वो लच के मुड़ जाती है, और बार बार ऐसा होता है, लेकिन वो टूटती नहीं है, इसलिए उसको लचीली कहा गया है। और बार बार वह लच के नीचे होती है और फिर उड़ जाती है, बार बार इस तरह से होने के कारण कभी उसको हठीली भी कह रहे हैं, वह मानने को तैयार नहीं है। और उसमें जो है कि नीला फूल जो है कि लग चुका है, तो कहते हैं कि वह अपने सिर पर नीले फूल को धारण कर लिया है। आपने देखा कि चना का जो फूल था उसे कभी मुरेठा से जो है कि तुलना की है, उसे मुरेठा का रूप दिया है कि चना जो है कि अपने सिर पर फूलों का मुरेठा ओढ़े खड़ा है। और यहाँ कह रहे हैं कि ये जो तीसी है ये अपने सिर पर फूले फूल को चढ़ाकर कह रही है, यानी उसमें जो वो फूल लगा है, तीसी के पौधों में जो फूल लगा है वह ऐसे कह रहा है कि मानो कोई उसको छुए तो वह उसे अपना हृदय दान कर दे, यानी कि उस फूल में जो है कि अत्यधिक प्रेम झलक रहा है। उस फूल को देख करके कवि को जो है कि उसके प्रति काफ़ी प्रेम प्रकट हो रहा है। तो वो चना का वह जो है कि तीसी कहती है उस फूल को लेकर कि जो कोई मुझे छुएगा मैं उसे अपना हृदय दान में दे दूंगा। और सरसों की ना पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीली कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे। कहता है कि अब ये जो सरसों है इसकी बात तो पूछो ही नहीं, इसमें पीले पीले फूल लग चुके हैं, इसलिए कवि कहते हैं कि ये सरसों जो है कि हाथ पीली कर चुकी है, और फागुन मास फाग गाते हुए विवाह मंडप पे पधार चुका है। अर्थात फागुन मास और जो है कि सरसों का जो है कि विवाह होने वाला है। सरसों अपना हाथ पीला कर लिया है और फागुन मास जो है कि वो फाग गाता हुआ मंडप पर पधार चुका है। अब कभी कहते हैं कि देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा। अब ये जो है कि तीसी का स्वयंवर हो रहा है और मास फागुन जो है कि वहाँ पधारे हुए हैं। उस स्वयंवर में मास फागुन फाग गाता हुआ पधारा हुआ है। और यह जो दृश्य है अत्यंत ही लुभावना दृश्य है, इतना लुभावना दृश्य है कि प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इतना लुभावना दृश्य है कि प्रकृति का जो अनुराग है, प्रकृति का जो प्रेम है, उसका जो आंचल है प्रेम का, वह हिल रहा है। मानो प्रकृति वहां अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार है। प्रकृति अपना संपूर्ण प्रेम को वहां लुटाने के लिए तैयार खड़ी है। इसलिए कहते हैं कि प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। फिर इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। और यह जो दृश्य है, यह जो विजन है, यह जो दूर नगर का व्यापारिक नगर है, यानी शहर जो है, उस शहर से दूर ये जो प्रेम की भूमि है ये अधिक उपजाऊ है। अर्थात यह जो खेत है जहाँ सरसों और मास फागुन का जो है तो स्वयंवर हो रहा है, यह जो प्रकृति की जो यह एक अद्भुत छवि है, इस छवि को देखकर कवि कहते हैं कि ऐसी छवि, ऐसा दृश्य नगर में कहाँ मिलेगा। यह जो है कि नगर से ज़्यादा प्रेम और यह है कि प्रेम और उपजाऊ भूमि है। यहाँ नगर से ज़्यादा प्रेम है, अपनत्व है, भाईचारा है। और कहता है कि और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियाँ, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ। और कभी कहते कभी जहाँ बैठे हुए हैं ठीक उसी के नीचे, उनके पैर के नीचे ही एक पोखर है, और उस पोखर में जो पानी है वह हवा की झोंका से स्पर्श करके उसमें जो है कि लहरें उत्पन्न हो रही है। और उस पोखर में जो हरे हरे घास है नीचे, वह भी पानी के साथ लहर मार रही है। फिर कभी कहते हैं कि पोखर के ठीक मध्य में एक गोल खंभा है, वो खंभा ऐसे चमक रहा है मानो कि चांदी का खंभा हो।
वह खंभा चांदी के खंभे के समान चमक रहा है। और कहता है कि पोखर के किनारे क्या है, कई पत्थर किनारे पी रहे हैं चुपचाप पानी, और उस पोखर के किनारे किनारे पत्थर है जो पानी से बार बार स्पर्श कर रहा है, इसलिए कवि कह रहे हैं कि पी रहे पानी, वह बार बार पानी से स्पर्श कर रहा है। और चुपचाप बगुला डुबाए टांग जल में, और उस जल में क्या है कि एक बगुला चुपचाप ध्यान मग्न होकर के खड़ा है। देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले की उछालता है। और वह बगुला जो ध्यान मग्न स्थित प्रज्ञ के समान खड़ी है, जैसे ही उसके आगे से कोई मछली, चंचल मछली, तेज मछली गुजरती है कि वह चट से उसे अपनी चोंच से पकड़ लेता है और नीचे गले के अंदर उतार लेता है, यानी निगल जाता है। तो अभी देखे भैयावन हम लोग कि जो कवि हैं वे कहाँ से आ रहे हैं, वे जो अभी आ रहे हैं वे कहाँ से आ रहे हैं, चंद्रगाना से आ रहे हैं, और खेत के एक मेड़ पर बैठकर चुपचाप खेत की दृश्य को देख रहे हैं। खेतों में चने, तीसी, सरसों आदि लगा हुआ है, सरसों में पीले पीले फूल हो गए हैं। फागुन मास जो है कि सज धज कर वहाँ आ गया है, ये सभी जो है कि फागुन मास में ही होता है। तो ये सरसों के पीले पीले फूल और फागुन का जो है कि समागम, ऐसा लगता है मानो कि स्वयंवर हो रहा हो। और उसका जो ये स्वयंवर का दृश्य है बड़ा ही लुभावना है, वह इतना लुभावना है कि लगता है कि जैसे प्रकृति अपना सर्वस्व वहाँ पर न्यौछावर कर रही है, अपना प्रेम लुटा रही है। और वह इतना प्रेम, इतना हुआ जो है कि दृश्य अच्छा है जो नगर में वह दृश्य देखने को नहीं मिलता। यह दृश्य केवल इस खेत में ही मिल सकता है। फिर कवि कहते हैं कि वे जहाँ बैठे हैं उनके पैर के नीचे ही एक पोखर है, और उस पोखर में पानी है, और पानी हवा के संपर्क से जो है कि उसमें लहरें उत्पन्न हो रही है। उस पोखर में हरे हरे घास हैं जो पानी के साथ वे भी लहरें मार रही है। पोखर के चारों किनारे में जो है कि किनारे किनारे पत्थर है जो बार बार उससे पानी का स्पर्श हो रहा है। पोखर के ठीक मध्य में एक खंभा है जो चांदी के खंभे जैसा प्रतीत होता है, और उसी पोखर के बगल में क्या है कि बगुला बैठे हुआ है जो बार बार ध्यान मस्त होकर के बैठे रहता है, और बार बार जो है कि उसको आने वाले मछलियों को पकड़कर खा जाता है। भैया बानू, यह एक खेत का दृश्य, यहाँ प्रकृति से जो है कि प्रकृति से अपने प्रेम को कभी जो है कि दर्शाए हैं। और यहाँ जो है कि एक गांव, एक खेत आदि का दृश्य जो है कि वे यहाँ पर परिलक्षित कर रहे हैं। ठीक है भैया बानू, आज इतना ही, कल और फिर पढ़ाएंगे, तब तक के लिए नमस्ते।